हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज इस वीडियो में हम एक फ्रीज़र का कंट्रोल पैनल का पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बारे में जानने वाले, उसमें कौन सा कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले उसके बारे में जानने वाले। वीडियो स्टार्ट करने का पहले मैं एक और चीज़ को बोलना चाहता हूँ। यूनिक टेक्निकल सर्विस एक चैनल जो लर्निंग वीडियोस बनाते हैं। अभी तक कोई भी सेल्स एंड सर्विस हमारा तरफ से नहीं होता है। कोई हमको मैसेज और कमेंट देते इस मशीन के बारे में, इस पार्ट्स के बारे में पूछने के लिए, जो बाई करने के लिए, बट हम अभी तक कुछ भी ऐसा वाला सर्विस अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है। आगे फ्यूचर में हम स्टार्ट करने वाले। फिलहाल तो हम सिर्फ वीडियोस ही जो बना रहे। फ्रीज़र का कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी फ्रीज़र कंट्रोल, कोई लोग को वायरिंग बनाना पड़ता है। वायरिंग जो कैसे बनाना बोल के बहुत सारा लोगों को जो डाउट रहते हैं। हम कोई भी जो कंट्रोल वायरिंग बनाने का पहले हमको ये जानना ज़रूरी है उस एक सर्किट में, नहीं तो उस एक जो मशीन में कौन सा पार्ट्स यूज़ होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज़ होते हैं, और एक चीज़ है और कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स किस काम के लिए यूज़ होते हैं, ये जानना जो ज़रूरी है। वो क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, कौन सा पार्ट्स क्या काम करते हैं हमको मालूम नहीं है तो हम सर्किट बनाने के टाइम हमको आइडिया नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट कर सकते, कोई जो किया हुआ चीज़ को हम देख के बना सकते, बनाने का वो प्रॉब्लम नहीं हमको। जैसे कि जो कंप्रेसर क्या काम करते हैं, इवेपोरेटर फैन क्या काम करते हैं, कंडेंसर फैन क्या काम करते हैं, और बहुत सारा जो कंट्रोल, जो कोल्ड रूम का जो वायरिंग में बहुत सारा जो पार्ट्स रहते हैं वो क्या क्या काम करता है, और जो कब वो स्टार्ट होते हैं, कब जो बंद होते हैं, ये सब जानना जो ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम, मेरा तरफ से एक बोलना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ जो सही करने के लिए वो सही क्या है बोल के हमको मालूम होना चाहिए। सही क्या है बोल के हमको मालूम नहीं है तो सही जो नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी मशीन देख सकते हो वो कैसे चलते हैं, स्टार्ट कैसे होते हैं, उसमें ऑपरेशन क्या है, कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, ये सब हमको जानना ज़रूरी है। अगर हमको यही चीज़ मालूम नहीं है, हम उसको रिपेयर करने के लिए गए तो हम उसको रिपेयर करने होएगा नहीं, क्योंकि हमको उसका ऑपरेशन ही मालूम नहीं। इसलिए हमको पहले जानना ज़रूरी है कौन सा चीज़ क्या काम करता है और किस चीज़ के लिए उसको उस मशीन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि फ्रीज़र कंट्रोल पैनल में एक पावर सर्किट होता है और एक होता है जो कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट मतलब जैसे इलेक्ट्रिकली मेन जो ऑपरेट होता है, आपका लोड जो लेते हैं उसके बारे में बोलते हैं जो पावर सर्किट। अभी जैसे कि मेरे पास ये जो ड्राइंग है जो जो सर्किट का है, जैसे कि आप इसमें कौन सा पार्ट लगता है देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमको इनकमिंग जो पावर सप्लाई आता है, पावर सप्लाई आने के बाद मेन जो चलने वाला जो पूरा जो यूनिट का जो मेन चीज़ होता है कंप्रेसर के बाद में हमारा जो कंडेंसर फैन मोटर होता है, जो कंप्रेसर का साथ में जो चलने वाला चीज़ है। उसके बाद में हमको इवेपोरेटर फैन चाहिए, इवेपोरेटर फैन भी चलना चाहिए। उसके बाद में डिफ्रॉस्टिंग जो कोल्ड रूम में जो होता है, इवेपोरेटर में आइस जम जाते हैं, उसको आइस जम जाने को मेल्ट करने के लिए डिफ्रॉस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद में कोल्ड रूम में अंदर वॉक इन चिलर होते हैं, वॉक इन फ्रीजर, उसका अंदर जो लाइट भी जो जलना चाहिए, इसके लाइट चाहिए। उसके बाद में और एक चीज़ है, फ्रीज़र का डोर होता है, उसमें आइस जम जाता है, इसलिए उसको डोर हीटर जो यूज़ करते हैं, फिर हीटर यूज़ करके मेल्ट कराने के लिए जो यूज़ करते हैं। और कोई जो फ्रीज़र होता है उसमें हमको ड्राइन हीटर भी डालना पड़ता है। जो वॉक इन चिलर में इतना ड्राइन हीटर का यूज़ का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्राइन में फ्रीजिंग जो नहीं होता है। बट फ्रीज़र में, वॉक इन फ्रीज़र में हमको ड्राइन हीटर भी यूज़ जो करना पड़ता है। अभी जैसे कि ये कंप्रेसर, आपको पता है कंप्रेसर कब स्टार्ट होते हैं, हमको डिमांड है, रूम में कूलिंग चाहिए, कंट्रोलर डिमांड देते हैं, तब कंप्रेसर ऑन होता है। कंडेंसर फैन कब ऑन होता है, जैसे कि कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर चलेगा तो कंडेंसर का जो प्रेशर ज़्यादा होता है उस टाइम में कंडेंसर को कूल डाउन करने के लिए कंडेंसर फैन मोटर चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ ही चलता है। जैसे कि इधर वायरिंग में देख सकते हैं, इधर से एक लूप लेके इधर लेके गए, ये दोनों साथ में जो चलने वाला चीज़ है। कॉन्टेक्टर एक दिया हुआ है, बट ये दोनों चीज़ एक साथ में जो चलता है। और उसके बाद में देख सकते इवेपोरेटर फैन, जैसे कि आपको मालूम है इवेपोरेटर का जो कूलिंग को रूम का अंदर जो स्प्रेड करने के लिए एक फ़ैन का ज़रूरत है, वो इवेपोरेटर फैन। ये इवेपोरेटर फैन हर टाइम जो चलते रहते हैं। हमारा जो कंट्रोलर जब ऑन हो जाते हैं, कंट्रोलर से जब फैन के लिए कमेंट आते हैं, तब इवेपोरेटर फैन चालू हो जाता है। जैसे कि कंप्रेसर टेम्परेचर आने के बाद ऑफ हो जाते हैं, दोबारा टेम्परेचर लोड जब डिमांड रहते हैं कंप्रेसर ऑन होते हैं। बट इवेपोरेटर फैन नॉर्मली इसको हम ऑटो ऑप्शन में जो नहीं रखते हैं, ये जो कंटिन्यूस ऑपरेशन में जब रहता है, ये जब बंद होते हैं हमको डिफ्रॉस्टिंग टाइम में
हमको ये ऑपरेटर फैन को ऑफ करना पड़ता है। नॉर्मली कंप्रेसर ऑफ है तो भी ये फैन जो चालू जो रहता है, क्योंकि एयर सर्कुलेशन होने के लिए। लाइट तो आपको पता है, आपको वॉक-इन चिलर है तो हर टाइम अंदर जाना आना पड़ता है, तो लाइट को ज़रूरी है हर टाइम। उसके बाद में डोर हीटर एक चीज़, क्योंकि ये अंदर फ्रीज होते रहते हैं, डोर का साइड में फ्रीजिंग आते रहते हैं, इसके लिए ये वाला डोर हीटर जब स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद में ये डोर हीटर चलते ही रहते हैं, इसको कोई स्टॉप जो नहीं होते, हर टाइम ये वाला डोर हीटर जो चालू रहता है। उसका जैसे कि मैंने बोला था ड्राइन हीटर भी हर टाइम जो चलते रहते हैं, क्योंकि ड्राइन के अंदर पानी फ्लो होते रहना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हीटर डालता है, जैसे कि हीटर है तो पानी उधर जमता नहीं, आइस जो नहीं जमते आगे की तरफ जाते ही रहते हैं। इसके लिए जैसे कि ये मेन ऑपरेशन है, मेन ये चीज़ इलेक्ट्रिकल है, हमारा जो पावर से जो काम करने वाला चीज़ है, कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, इवेपोरेटर, डीफ्रॉस्टिंग, लाइट्स हो सकते हैं, और डोर हीटर और ड्राइन हीटर। ये हमारा वॉक-इन फ्रीजर और चिलर में मेन चीज़ होता है। ये पावर सर्किट आप जैसे कि बोल सकते हैं। उसके बाद में और एक जो सर्किट होता है, इसका जो कंट्रोल सर्किट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट मतलब पूरा यूनिट को जैसे कि कंट्रोल, मैंने जैसे बोला कंप्रेसर ऑन होते हैं ऑफ होते हैं, रिफ्रेशिंग ऑन होते हैं ऑफ होते हैं, सारा चीज़ ऑन एंड ऑफ होते हैं, वो करने वाला कौन है? कंट्रोल सर्किट क्या करता है? ये सारा चीज़ को जो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑन होना ऑफ होना जो भी डिसाइड करना कंट्रोल सर्किट का वायरिंग से होता है। जो पावर सर्किट में क्या होता है, ऑपरेट होता है, कंट्रोल सर्किट करके उसका जो कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई एक फेस को लेके घुमा के जाते हैं हम लोग, एक फेस लेकर उसी फेस को हर जगह में घुमा के फिर पूरा जो कंट्रोल जो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी हम इसमें देखें तो कंट्रोल सर्किट में क्या क्या पार्ट्स जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप इधर नीचे की तरफ देख सकते हैं। कंट्रोल में क्या होता है, हमको कंट्रोल करना मतलब सेफ्टी, कंट्रोल सर्किट मतलब यूनिट का सेफ्टी होता है। कंट्रोल सर्किट में क्या क्या सेफ्टी होते हैं? रेफ्रिजरेशन यूनिट में रेफ्रिजरेशन का मेन जो होते हैं रेफ्रिजरेंट का सेफ्टी। रेफ्रिजरेंट अगर कंप्रेसर के अंदर नहीं तो आपका पाइपलाइन में कहीं पे लीक हो गए तो गैस खत्म हो जाते हैं, तब यूनिट सेफ होना चाहिए, आपका कंप्रेसर सेफ होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर स्विच को यूज़ करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एलपी स्विच सर्किट में जो लगा हुआ रहता है। और एक सेफ्टी रेफ्रिजरेंट का तरफ से ही एक सेफ्टी है, कंप्रेसर जब हाई प्रेशर गए तो जैसे कि कंडेंसर फैन काम नहीं करेगा था, यूनिट का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आता है, तो वो एक सेफ्टी चाहिए आपको। वो क्या सेफ्टी करेगा, हाई प्रेशर स्विच, वो एक सेफ्टी होता है। एक लो प्रेशर स्विच का सेफ्टी, एक हाई प्रेशर स्विच का सेफ्टी, ये दोनों रिलेटेड रेफ्रिजरेंट के लिए। और उसके बाद में जैसे कि देख सकते हैं ऑयल रहते कंप्रेसर के अंदर, ऑयल सेफ्टी के लिए भी एक स्विच डाला हुआ रहता है, कोई कोई यूनिट में डालता है, कोई कोई यूनिट में नहीं रहते, बट वो भी एक सेफ्टी है, ऑयल प्रेशर जो स्विच जो यूज़ किया जाता है। उसका बाद में आपका जो कंप्रेसर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है उसका अंदर भी सेफ्टी जैसे कि रहते हैं, मोटर प्रोटेक्टर जो रिले होते हैं वो कंप्रेसर का वो टर्मिनल का अंदर ही रहते हैं। कंप्रेसर का टेम्परेचर सही हिसाब से ऑन एंड ऑफ होते हैं। उसका बाद में जो ऑयल प्रेशर के लिए ऑयल सेंसर भी यूज़ किया जाता है, जैसे ऑयल कितना जो प्रेशर में है उसके लिए जो प्रेशर स्विच भी यूज़ किया जाता है, ये कंट्रोल सर्किट में आता है आपको। और एक चीज़ होता है आपका जो कंप्रेसर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्रैंकेस हीटर भी यूज़ किया जाता है। कंप्रेसर का टेम्परेचर कंप्रेसर का ऑयल का टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऑयल टेम्परेचर बराबर नहीं है तो लुब्रिकेशन बराबर जो मशीन में जो नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको कंट्रोल सर्किट में क्या क्या मेनली पार्ट आता है, जैसे कि स्विच हो सकते हैं, कॉन्टैक्टर वो सब होता है, वो उससे ज़्यादा सा जो कंट्रोल सर्किट में जैसे कि देख सकते हैं इधर नीचे की तरफ, इधर हाई जो HP LP ट्रिप पे, HP LP ट्रिप मतलब आउटडोर में जो LP HP जो डिवाइस है उसका तरफ से एक जो पावर कंट्रोल के लिए एक जो पावर गया हुआ है वही जो ट्रिप है, तो इधर से एक रिटर्न आता है वो LP HP जो स्विच है। और एक जो कंट्रोल सर्किट में आने वाला पार्ट है सोलोनाइड। ये सोलोनाइड क्या कंट्रोल करते हैं, लिक्विड लाइन में एक जो सोलोनाइड कॉइल अटैच किया जाता है, जैसे ही मशीन ऑन हो गए तो वो सोलोनाइड कॉइल एक्टिवेट हो जाता है, जैसे मशीन ऑफ हो गए तो सोलोनाइड कॉइल क्लोज होता है। ये सोलोनाइड हमारा यूनिट को दो डिवाइड जैसे करते हैं, रेफ्रिजरेंट को दो डिवाइड कर देते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर जैसा बोल सकते हैं आप, दो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा मशीन को पंप डाउन करना पड़ता है तो ये सोलोनाइड वाल्व को क्लोज करके आप पूरा यूनिट को पंप डाउन भी जो किया जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कोल्ड रूम और फ्रीज़र में ये वाला जो सोलोनाइड वाल्व यूज़ किया जाता है। जैसे मशीन सडनली बंद हो गए तो हमारा जो लिक्विड जो
जो रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर का अंदर आके फ्लडिंग नहीं होना चाहिए। उधर यूनिट का जिस जगह में बंद हुआ मशीन का रेफ्रिजरेंट, सब वहीं पे जो रुका हुआ जो रहता है, इसलिए सोलेनोइड जो यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कंट्रोल सर्किट में और एक पार्ट है हमारा जो कंट्रोलर, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए जैसे कि इलीवेल का कंट्रोलर, बहुत सारा इको और बहुत सारा मॉडल, डैनफोर्स, एमर्सन, बहुत सारा जो कंट्रोलर रहता है, उस कंट्रोलर का बेसिक काम यही है, कंप्रेसर को ऑन करना, ऑफ करना, डिफ्रॉस्टिंग स्टार्ट करना, डिफ्रॉस्टिंग ऑफ करना। जैसे कि सेंसर टेम्परेचर जैसे सेंस करते हैं, जो ऑपरेटर जो कॉइल सेंसर है, रूम टेम्परेचर सेंस करने के लिए सेंसर, ये सारा मिला के एक कंट्रोलर बनाते हैं। उस कंट्रोलर से ही पूरा कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट होता है। जैसे कि उसके लिए सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वो हमारा जो कॉइल में जो एक सेंसर अटैच किया था, दूसरा वाला रूम के लिए और एक जो सेपरेट जो सेंसर अटैच किया जाता है। और एक चीज़ है जैसे कि इधर देख सकते हो OPS लिखा, OPS में ऑयल प्रेशर स्विच के लिए लिखा हुआ है, और एक CCH लिखा, CCH मतलब क्रैंकेस हीटर, जैसे कि कंप्रेसर का क्रैंकेस होते हैं, उसमें एक हीटर रहते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं क्रैंकेस हीटर। जैसे कि आपको एक कंट्रोल वायरिंग, कोई बोलते हैं हमको पूरा कंट्रोल वायरिंग का एक जो वीडियो बनाना चाहिए। नॉर्मली हमको पूरा कंट्रोल वायरिंग कब ज़रूरत पड़ता है, हमको नया मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ कर रहे हैं तो नया इंस्टॉल जो करने के लिए पूरा का जो ज़रूरत पड़े। नॉर्मली उतना किसी को याद भी नहीं रहते। जैसे कि कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देके वायरिंग हम लोग वायरिंग करते हैं, बट याद तो इतना किसी को भी इतना तो याद नहीं रहता है कौन सा किधर था वायर बोल के। बट नॉर्मली क्या होते हैं, हमको ऑपरेशन क्या, रियल ऑपरेशन क्या मालूम होना चाहिए, कौन सा चीज़ कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, कौन सा कब किधर लगाना है, वो मालूम होना है। वो मालूम है तो हमको एक जो 50-60% वायरिंग हमको ऑटोमेटिक जो बना सकते हैं। क्योंकि और एक चीज़ है, जैसे कि हमको कंडेंसर यूनिट को, जैसे कि कंडेंसर फैन को कितना पावर देना चाहिए, सिंगल फेज देना चाहिए, कंप्रेसर को कितना पावर देना चाहिए, सोलेनोइड कॉइल को कितना पावर देना चाहिए, डोर हीटर को क्या पावर चाहिए, 230 चाहिए, क्या चाहिए, वो सब चीज़ तो बेसिक नॉलेज हमको है तो, और ऑपरेशन जैसे कब ऑन होते कब होते वो हमको नॉलेज है तो हमें ड्राइंग बनाने के लिए कोई इतना सारा मुश्किल है ही नहीं, कोई भी ड्राइंग बना सकते। कॉन्टैक्टर्स चाहिए, जैसे कंप्रेसर ऑन ऑफ होना चाहिए, जो चीज़ ऑन ऑफ होना चाहिए वो लोडेड चीज़ है, मतलब उससे एम्पियर ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें कॉन्टैक्टर डालना ज़रूरत है। जैसे कि कंप्रेसर हो सकते हैं लोड लेने वाला चीज़ है, इवेपोरेटर फैन दे सकते हैं, वो भी डायरेक्ट लोड नहीं देते, क्योंकि कंट्रोलर का जो सेफ्टी के लिए इवेपोरेटर फैन के लिए कॉन्टैक्टर डालना चाहिए, डिफ्रॉस्ट के लिए कॉन्टैक्टर डालना चाहिए, कंप्रेसर के लिए कैसे भी कॉन्टैक्टर डालना पड़ेगा। बाकी सारा चीज़ आप डायरेक्ट स्विच से ही लेके जा सकते हैं। बट ये जो 3 चीज़ें, कंप्रेसर, इवेपोरेटर फैन और एक डिफ्रॉस्ट, ये 3 चीज़ को कॉन्टैक्टर लगाना पड़ेगा, और बाकी सब चीज़ स्विच से लेके जा सकते हैं, लूपिंग करके लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये 3 चीज़ में थोड़ा लोड ज़्यादा लेते, इसका वजह से हमको ऐसा जो करना पड़ेगा। बाकी आपको ऑन ऑफ स्विच चाहिए, नॉर्मल स्विच, इंडिकेटर्स, कंप्रेसर कब ऑन हुआ उसके इंडिकेटर चाहिए, डिफ्रॉस्टिंग ऑन हो गया उसके इंडिकेटर चाहिए, और उसके बाद ट्रिप हो गया उसके लिए इंडिकेटर चाहिए। उसके बाद में जैसे कि आप सेपरेट भी डाल सकते हैं, हाई प्रेशर स्विच के लिए सेपरेट स्विच भी डाल सकते हैं, नहीं तो सारा मिला के एक ही स्विच में भी आप ट्रिप इंडिकेशन दे सकते। जैसे कि कॉन्टैक्टर के नीचे ओवरलोड रिले भी रहते हैं, उसका ट्रिपिंग भी ओवरलोड हो गया बोल के सेपरेट इंडिकेटर डाल सकते हैं, नहीं तो सेम इंडिकेटर भी डाल सकते हैं। बट मेन बात है, हम जैसे मशीन में कुछ प्रॉब्लम होता है ट्रिप होना चाहिए। और कंट्रोल पावर सर्किट में जैसे कि ELCB डालने का, जो MCB डालने का, सिंगल MCB हो सकते हैं, जो अलग अलग चीज़ जैसे कि डोर हीटर, ड्राइन हीटर, जो लाइट के लिए उसके लिए सिंगल वाला MCB आप डाल के यूज़ जो कर सकते हैं। और मेन जैसे कि मैंने बताया जो पार्ट्स होते हैं, यही जो चीज़ है जो कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट में जो यूज़ करने वाला चीज़ है। वायरिंग के बारे में हम लोग और एक वीडियो जो बनाएंगे, प्रैक्टिकली बनाएंगे वायरिंग कैसे कैसे, कंट्रोल सर्किट एक अलग से बनाएंगे, पावर सर्किट एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि एक दोनों को एक साथ वीडियो बनाने के लिए बहुत लंबा हो जाता है और कोई देखने लगे तो बोरिंग हो जाएगा, कौन देखेगा, आगे आगे भगा के देखेगा। उससे अच्छा कंट्रोल और पावर सर्किट अलग वायरिंग बनाएंगे।
इसको बहुत सिंप्लीफाई करके वायरिंग बना लेते हैं हम। कंट्रोल वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेशन हम लेते गए तो किसी किसी को समझ में नहीं आते। सिंपल रहना चाहिए, हमको समझना चाहिए। समझने का चीज़ क्या है, सिंपली समझ गए तो समझ आते क्या क्या चीज़ कब ऑन होना चाहिए, कब ऑफ होना चाहिए, वो मेन है। उसके बाद में आप कैसे भी वायरिंग जो बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।